हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं कंप्लीट एग्रीकल्चर। ठीक। तो कंप्लीट एग्रीकल्चर रिवाइज करने के बाद ये हमारे जियोग्राफिक में भी काम आएगा और इकोनॉमी में भी काम आएगा और कुछ हद तक इन्वायरमेंट के पेपर में भी काम आएगा। ठीक है। तो एक तरीके से ओवरऑल कवरेज करेंगे। अभी तक लास्ट 30 ईयर में जितने भी यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सारे के सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो कुछ बेसिक्स बातें एग्रीकल्चर के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका इकोनॉमी में रोल करीब 54.6% है और यानी कि इतनी ज़्यादा है। वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, करीब 54% लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं। ठीक। और 18% के अराउंड जीवी में योगदान है, 19% के अराउंड। ठीक। ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका योगदान है एग्रीकल्चर का। और इंडिया में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी 1960 में पंतनगर में। ठीक। उस समय यूपी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक। तो इतनी बातें हो गई। और जो नेक्स्ट है कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र। पर्यावरणीय क्षेत्र मतलब इंडियन एग्रीकल्चर जोन कितने हैं? 20 इंडियन एग्रीकल्चर जोन है। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ठीक। और उसके सब जोन्स कितने हैं? 60। तो ऐतिहासिक और आधुनिक प्रथा हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस के मामले में जो बुक लिखी है, ये बुक थी, मतलब यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था ये फैक्ट। हिस्ट्री बाई एम एस रंधावा। ठीक। इन्होंने लिखी थी। स्टोरेज करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पे जो ग्रेन्स रखे जाते हैं, अनाज रखा जाता है, उसको 14 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 14% उनमें ह्यूमिडिटी होती है। ठीक। यानी कि 14% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक बातें थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड और फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन के मामले में, ओवरऑल ग्रेन्स के प्रोडक्शन के मामले में, ठीक, यूपी नंबर 1 पे है। ठीक। और चावल के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे पोजीशन पे है। ठीक। पहले पे कौन है? चाइना। फर्टिलाइजर कंजम्पशन के मामले में बिहार हाईएस्ट है। पर हेक्टेयर कंजम्पशन के मामले में बिहार हाईएस्ट है और यूपी टॉप पे है। ठीक। ओवरऑल कंजम्पशन के मामले में जो फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है यूपी में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर पर हेक्टेयर कंजम्पशन की बात करेंगे तो बिहार नंबर 1 पे है। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस टू द क्रेडिट, यानी आसानी से किसानों को लोन मिल जाता है केसीसी के माध्यम से। ठीक। जिनका केसीसी कार्ड होता है। और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको बोलते हैं NAM। ठीक। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये बेटर एक्सेस टू द मार्केट। ठीक। जो किसानों को मार्केट से ज़्यादा अच्छे से उनका एक्सेस हो और इजीली वो मतलब अपना जो भी प्रोड्यूस है उसके लिए एक इनकम पा सके। ठीक। इसके लिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया गया है। और एक मार्क क्या है? एक मार्क जो प्रोडक्शन सर्टिफिकेट देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, उनकी क्वालिटी की बेसिस पे प्रोडक्शन सर्टिफिकेट देता है। ये एक मार्क एक्ट बना था 1937 में। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, केसीसी है, नाम है और एक मार्क है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नेक्स्ट। तो फार्मिंग मेथड्स में कई टाइप के फार्मिंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि डबल क्रॉपिंग। इनमें एक ही टाइम पे एक से अधिक क्रॉप्स साथ में मतलब बोए जाते हैं। तो जैसे कि गेहूं के साथ मिक्स करके कोई और क्रॉप बो दिया गया। ठीक। जैसे कि गेहूं और सरसों, मस्टर्ड, उन दोनों को साथ में बो दिया जाता है। ठीक। इसी तरीके से मिक्स क्रॉपिंग होता है। मिक्स क्रॉपिंग में फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, दोनों को साथ में किया जाता है। ठीक। ये इन्वायरमेंट के पर्पज से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि पशुओं का वेस्ट इसके काम में आ जाता है। पशुपालन जो भी पशुएं होती जानवर होते हैं, उनका वेस्ट फसलों के काम, एक तरीके के खाद के काम में आता है, फर्टिलाइजर के। और जो फसल होती है वो जो प्रोड्यूस होती है वो पशुओं के चारा में काम में आ जाता है। तो एक तरीके से रिसाइकल बन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है क्लाइमेट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में। ठीक। अब परमाकल्चर और कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? तो परमाकल्चर जो होता है काफ़ी सस्टेनेबल होता है। और जो कन्वेंशनल हमारी पारंपरिक खेती चली आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर किया जाता है और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। ठीक।
और मोनोकल्चर को प्रमोट करती है। इसी तरीके से सॉइल के बारे में कुछ बातें हैं। मतलब सॉइल के बारे में एक तरीके से पर्माकल्चर में क्या होता है, सॉइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, सॉइल को बेटर क्वालिटी में बनाया जाता है, और कन्वेंशनल फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं है। सॉइल के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज मतलब लेके नहीं चला जाता। अब इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी के लिए क्या-क्या रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी के लिए? तो सॉइल तो अपने आप में एक इश्यू है ही, और फ्रैगमेंटेड लैंड मतलब बहुत छोटी-छोटी जोतें हैं इस वजह से, और टेक्नोलॉजी की कमी है। अभी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड में उतना ज़्यादा हद तक डीप में उतना बेटर है नहीं, और वाटर की कमी, ठीक? पानी की कमी भी एग्रीकल्चर में काफ़ी इश्यू रहता है, और सॉइल की क्वालिटी तो है ही, और लिमिटेड इनपुट्स मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर बीज इन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस वजह से उतनी क्वालिटी मिल नहीं पाती है। मतलब उतनी क्वालिटी तक एक जो किसान होते हैं उनका एक्सेस हो नहीं पाता है। तो मार्केट एक्सेस ये भी बुनियादी ढाँचे हैं। मार्केट तक पहुँचना, बाज़ार पहुँच तो उतना अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ठीक? रोड्स की इश्यूज़ हैं, और मार्केट में पहुँचने के बाद वहाँ पे ईज़िली चीज़ें हो जाए, मतलब उनका सामान जो है वो खरीद लिया जाए, ये भी एक इश्यू रहता है, ठीक है? जहाँ पे आ जाते हैं इमीडिएटर्स, ठीक? मतलब दलाल का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक? मार्केट वाले सेक्शन में। तो इसी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ती थ्री किसान 3 किसान लॉज़ लेके आया था नियम, जो कि बाद में इनको वापस करना पड़ा। अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ठीक? ग्रीन रिवॉल्यूशन तो वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो पायनियर माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक? ये मैक्सिको मतलब मैक्सिकन में इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक? तो ये ग्लोबल ग्रीन रिवॉल्यूशन के पायनियर माने जाते हैं। 1914 में इनकी इनकी जन्म हुआ था, और कहाँ पे? अमेरिका में। और इन्होंने क्या किया था, हाई यील्डिंग व्हीट को डेवलप किया था। मतलब उच्च क्वालिटी के ऊपर वाली जो गेहूँ होती थी उसके सीड्स को बीज को डेवलप किया था, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, और भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बस हमको नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे पैदा हुए थे, और इन्होंने जो पहले इंट्रोड्यूस किया था वो मैक्सिको में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक? मैक्सिको में। अब इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं वो है एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक? तो अभी इनकी डेथ भी हो गई, और कुछ समय पहले, और इनको अभी दिया गया है 2024 में भारत रत्न, ठीक? कर्पूरी ठाकुर की और लाल कृष्ण आडवाणी, और साथ में जो थे पीवी नरसिम्हा राव, इनके साथ-साथ इनको भी सम्मानित किया गया भारत रत्न से। इसके साथ-साथ चौधरी चरण सिंह वो भी शामिल थे भारत रत्न, कुल मिला के 5 लोगों को दिया गया, और जिनमें एम एस स्वामीनाथन भी शामिल थे। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कई चरणों में इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कई फेजेस में। तो उसमें जो पहला फेज था वो 1967 66 से लेकर के 1981 था, ठीक? तो वो एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट पर इंट्रोडक्शन था। उसमें हाई यील्डिंग सीड्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जब उसका बेनिफिट्स देखा गया तो फिर सेकंड जो फेज में इंट्रोड्यूस किया गया 1981 से लेकर के 1995 तक, ठीक? तो इसमें और ज़्यादा रीजन्स में पहले बहुत लिमिटेड रीजन्स में था। फिर सेकंड फेज में उसको और रीजन्स में बढ़ा दिया गया, और काफ़ी रीजन्स में बढ़ा दिया गया, और थर्ड फेज में पूरे इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1995 ऑनवर्ड, ठीक? पूरे इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव क्या हुआ? देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट मिला व्हीट के प्रोडक्शन में। तो व्हीट का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक? तो इंडिया में व्हीट का प्रोडक्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन की देन है। तो अदर क्रॉप्स में जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला वो था राइस के प्रोडक्शन में। राइस का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक? लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, अभी नीचे देखेंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। एक होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि उन्नत बीज होनी चाहिए। उसके अलावा फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम करता है, और काफ़ी टेक्निकल है। मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को सस्टेन करने के लिए। और इसने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारा जो एग्रीकल्चर सस जो एक तरीके से सबसिस्टेंस था, उसको इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया। यानी कि एग्रीकल्चर अब एज़ अ बिज़नेस के तौर पे देखा जाने लगा ग्रीन रिवॉल्यूशन की बदौलत।
क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो लोगों के पास एक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब जो अनाज थे उनका अधिकता बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से उसको मार्केट में उन्होंने बेचना शुरू किया फिर। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अलावा कुछ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिफरेंट 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 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग मेथड्स या फिर रिवॉल्यूशंस लाए गए हैं। तो जैसे कि गोल्डन रिवॉल्यूशन या फिर क्रांति, ये हो गया फ्रूट्स के लिए, फलों के लिए और सब्जियों के लिए। इसी तरीके से ब्राउन रिवॉल्यूशन या ग्रे रिवॉल्यूशन बोलते हैं, फर्टिलाइज़र के लिए लाया गया था। ठीक है? और व्हाइट व्हाइट रिवॉल्यूशन जो था, श्वेत क्रांति, वो दूध के लिए था और नीली क्रांति मछली पालन के लिए। और इसी तरीके से रेड क्रांति, लाल क्रांति, वो मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और टमाटर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था, ठीक? जो लाल क्रांति। और ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक? इसी तरीके से राउंड रिवॉल्यूशन आलू की प्रोडक्शन से संबंधित है। आलू राउंड होता है, उसी तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स से संबंधित है, खासकर इसमें सरसों का प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। और पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी रिवॉल्यूशन, ये प्याज से संबंधित है और ये भी मीट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक? अब ये रेड रिवॉल्यूशन मीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है और पिंक रिवॉल्यूशन मीट के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, मतलब इसके निर्यात से रिलेटेड है। और बाकी पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन प्याज से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस थी जिन पे कभी-कभी क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिया जाता है। अब फूड क्रॉप्स और उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं, ठीक? तो इंडिया में इकोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, उनमें अलग तरीके के एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक, डिफरेंट क्रॉप साइकिल्स भी हैं, ठीक? हमारे यहाँ जनरली 3 क्रॉप साइकिल हैं, एक रबी है, दूसरा खरीफ की है और तीसरा जायद है, ठीक? अभी कैसे हैं, इनका टाइमिंग क्या है, अभी नीचे देखेंगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे इकोलॉजिकल वेरिएशंस की वजह से, जैसे राइस, व्हीट्स इन द पंजाब में प्रोड्यूस होता है और हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, इस तरीके से मतलब कुल मिलाकर के जो क्रॉप साइकिल वेरी करता है और क्यों वेरी करता है? इकोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से, ठीक? पर्यावरण जो परिस्थिति विविधताओं की वजह से। क्योंकि कहीं पे एक ही टाइम पे पूरे इंडिया में एक जैसा मौसम नहीं होता है। तो रबी, खरीफ एंड जायद, ये 3 क्रॉप साइकल्स हैं इंडिया में सीज़न वाइज़। और रबी के बारे में देखते हैं, तो इसकी सोइंग एंड हार्वेस्टिंग कब की जाती है? मतलब इसकी बुआई और कटाई। तो इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक? अक्टूबर-नवंबर में। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है, तो रबी क्रॉप की बुआई की जाती है। और मार्च-अप्रैल में सर्दियों के खत्म होने के साथ-साथ इसकी कटाई शुरू हो जाती है। और इसके लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए? तो ये टेम्परेचर 10 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होनी चाहिए, जो ठंडियों में नॉर्मल टेम्परेचर होता है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। और रेनफॉल तो होता नहीं है ठंडी में ठीक, अगर कुछ रीजन्स को छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्दर्न इंडिया, तो फिर बाकी जो पूरी इंडिया में रेनफॉल रहता है 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच रहता है, ठीक? तो ये इसकी कंडीशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, और रेनफॉल हो गया। और बाकी टाइमिंग, जो उसका टाइम है, ड्यूरेशन, तो विंटर में होता है, अक्टूबर-नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो इसमें कौन-कौन से क्रॉप्स आते हैं, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक? इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है कि कौन-कौन से क्रॉप्स रबी क्रॉप में इंक्लूडेड हैं। तो व्हीट है, यानी कि गेहूँ है, सरसों, आलू, चना, मटर, मसूर और जौ। इतने सारे जो लेंटिल्स का मतलब है, ठीक? तो ये मटर और लेंटिल्स यानी कि मसूर और जौ। तो इतने सारे क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक? तो इसमें जौ यानी है, मसूर है, मटर, चना, आलू, सरसों, गेहूँ, ये सारे के सारे ये फैक्ट्स याद करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, रबी क्रॉप में गेहूँ का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक? लेकिन हमारे लिए गेहूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में गेहूँ का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया और ये अगर चावल के बाद इंडिया का अ, दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न है, ठीक? तो एक तरीके से एक फूड क्रॉप है, खाद्यान्न जिसको बोलते हैं, और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका कल्टीवेशन की कंडीशन क्या होती है? तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर इसको कल्टीवेट किया जाता है और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, ठीक? तो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन का मतलब पंजाब, हरियाणा और यूपी, वेस्टर्न यूपी, ठीक? वेस्टर्न यूपी। टॉप प्रोड्यूसर कौन-कौन से हैं? यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद कौन है? एमपी, गेहूँ के उत्पादन के मामले में, फिर पंजाब है, ठीक? उसके बाद हरियाणा आएगा।
तो पहले पे यूपी है, दूसरे पे एमपी है गेहूँ के प्रोडक्शन के मामले में। और कुछ गेहूँ की वैराइटीज़ पे भी क्वेश्चन बनता है। तो गेहूँ की वैराइटीज़ में सोनालिका पहले पे है। पहले पे नहीं, मतलब सोनालिका एक वैराइटी है, दूसरा अर्जुन है, कुंदन है, अमर है, भवानी है, ठीक? ये गेहूँ की वैराइटीज़ हैं। और हाई यील्डिंग वैराइटी जो कि हाई यील्डिंग वैराइटी जो इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें से नॉरलैंड, कल्याण, सोना, ये सारी की सारी हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं, ठीक? हाई यील्डिंग वैराइटी जिसमें से क्रॉप को क्या मतलब जो उसके सीड्स होती हैं, उनको क्रॉस करके बनाया जाता है, ठीक? यानी कि उनमें कुछ बाहर से ट्रेड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि एक्चुअल में जो होती है नेचुरल, उनमें नहीं रहता, या तो उनको जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया जाता है, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन पर काम नहीं कर पाते, या फिर उनको फर्टिलाइजर एक तरीके से वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से क्वालिटीज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी के थ्रू। अब गेहूं की कुछ बीमारियां हैं, जैसे रस्ट। ये में क्या होता है, येलो, ब्राउन एंड ब्लैक। गेहूं जब होती है पीला पड़ जाता है, या ब्राउन हो जाता है, या फिर ब्लैक हो जाता है, तो बोलते हैं गेहूं में रस्ट लग गया है। अब करनाल बर्न्ट, ये भी गेहूं की बीमारी है, जो कि फंगस की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं टिलिटिया इंडिका, ठीक? तो हमको इतना पता होना चाहिए, फंगस मतलब जो करनाल बर्न्ट होता है, ये गेहूं की बीमारी है और एक फंगस की वजह से होता है। और ट्रिटिकल, ये भी एक गेहूं की बीमारी है, ठीक? तो वीट में राई हाइब्रिड, जब एक तरीके से गेहूं में राई हाइब्रिड का जो क्रॉस हो जाता, मतलब होने के बाद, मतलब इन दोनों का जब मिक्स मिक्स होने के बाद, मतलब जो उनका कॉमन बनाया जाता है हाइल्डिंग वैरायटी के द्वारा, तो जा करके ये बीमारी हो सकती है आमतौर पे, ठीक? तो अब खरीफ क्रॉप की बात करते हैं, तो गेहूं के बारे में हमें पढ़ना था रबी क्रॉप में। अब खरीफ क्रॉप की बात करें, तो इसकी जो मानसून आने के साथ इसकी बुआई स्टार्ट की जाती है, और अक्टूबर नवंबर में जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट होती है, इसको काट लिया जाता है, और फिर उसके लिए रबी क्रॉप के लिए खेत को तैयार किया जाता है, ठीक? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछता है, जिसमें है सबसे पहले तो पैडी यानी कि धान। उसके बाद मिलेट्स, जो मोटे अनाज होते हैं, वो खरीफ क्रॉप है। ये सोयाबीन है, और पीनट, ठीक? यानी कि मूंगफली, और कॉटन और मेज। इतनी सारी खरीफ क्रॉप है। कॉटन यानी कि कपास, मेज यानी कि मकई या फिर मक्का। ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप हैं। अब इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है कल्टीवेशन करने की, इसके उपज की क्या-क्या कंडीशंस होती हैं, उसको देखते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चाहिए होता है। अभी रबी में कितना था, 10 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक? और खरीफ क्रॉप के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें रेनफॉल कितना था, 75 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए। इसमें रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो मानसून के सीज़न में उसको बोया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है हाई रेनफॉल की ज़रूरत होगी, ठीक? तो और इस इंडिया में अभी प्रोडक्शन के मामले में 45.1 मिलियन हेक्टेयर इंडिया का जो एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया, जो कि इस पैडी फील्ड में, मतलब धान की खेती के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक? और धान को देखो, धान को डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि बीज को खेतों में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसको पहले ट्रांसप्लांट किया जाता है एक छोटे से सेक्शन में। उसके बाद जब वो मतलब कुछ टाइम के बाद जब छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं, तब जाकर के उसको बड़े खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक? तो धान की खेती इस ऐसे की जाती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको कौन-सा ऐसा फसल है जिसको ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू अ, उसका उत्पादन किया जाता है। अब धान की जो पैडी है, धान की कल्टीवेशन के मामले में टॉप स्टेट कौन-सा है? तो इसमें भी उत्तर प्रदेश है। तो पहले बंगाल था, पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी यूपी है, ठीक? तो और तीसरे पे कौन है? उड़ीसा है। उसके बाद जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है उसमें पंजाब सब नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी बेटर है। तो पंजाब नंबर 1 पे है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में, लेकिन यूपी प्रोडक्शन के मामले, ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा है। अब ये तो हो गई इतनी सारी बातें, पैडी की कंडीशन देख ली हमने, उसके टॉप प्रोड्यूसर देख लिए। अब देखते हैं उसकी किस्में, उसकी वैराइटीज़ कौन-कौन सी हैं। तो वैराइटी देखो 2 होती हैं, एक तो जो हमारा नेचुरल वैराइटीज़ होती है और दूसरा हाई यील्डिंग वैराइटीज़ होती हैं, ठीक? तो नेचुरल में क्या है, जमुना है, कावेरी है, जया, ये सारी की सारी नेचुरल वैराइटीज़ हैं पैडी की, धान की, कावेरी, जया और जमुना। और हाइब्रिड में क्या आएगा, पूषा, पीएचबी, ये हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं, ठीक है? और इसके अलावा बासमती है, ये भी एक बासमती राइस, या फिर पूषा सुगंधा, लालमती,
ये भी हाइब्रिड वैरायटी हैं, ठीक? मतलब ये इतने सारे के सारे हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं और बाकी ये 3 जो है इसकी जो सामान्य वैराइटीज़ हैं, जमुना, कावेरी और जया। अब रीज़न वाइज़ इसका प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक? तो कहाँ-कहाँ प्रोड्यूस होता है? अपने देश में पैडी, धान की खेती कहाँ-कहाँ की जाती है? तो तेलंगाना के रायलसीमा में की जाती है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में की जाती है, ठीक? मेजर रीज़न क्योंकि वहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रीजन होता है, इस वजह से न्यूट्रिएंट की कमी तो होती नहीं है और पानी तो रहता ही है नदियों का कृष्णा और गोदावरी नदियों की वजह से। और बाकी रीजन में असम में भी होता है, वेस्ट बंगाल में तो होता ही है, सेकंड पोजीशन पे है, उड़ीसा थर्ड पे है, आंध्र प्रदेश में भी होता है। इसी तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में भी होता है, यूपी नंबर 1 पे है, बिहार में भी होता है, ठीक? तो ये एक तरीके से जिन स्टेट्स में रिवर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर है, वेस्ट बंगाल में मतलब गंगा रिवर है, ठीक? ओडिशा में इस तरीके से महानदी रिवर और आंध्र प्रदेश में से पास कर रही है कृष्णा रिवर और तमिलनाडु से, ठीक? तो इन सारे स्टेट्स में चावल की खेती काफ़ी की जाती है, धान की खेती, ठीक? जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी बेटर है। अब देखो चावल के प्रोडक्शन में कुछ बायो फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक? बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? ये लिविंग जो भी या तो एल्गी होंगे, ठीक? एक तरीके से जो कि पैडी के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक? ये एक तरीके से मतलब नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं और जिसमें क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक? एज़ोस्पिरिलियम ये भी एक बायो फर्टिलाइज़र है, फॉस्फोबैक्टीरिया ये भी एक बायो फर्टिलाइज़र है और अज़ोला। देखो नाम याद रहे या फिर थोड़ा माइंड में बना रहे इतना बहुत है, क्योंकि अभी पिछले साल ही बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पूछा था। पिछले साल ही यूपी पीसीएस में बायो फर्टिलाइज़र के बारे में क्वेश्चन पूछा था और ये पूछा था एज़ोला के बारे में। अब ये थोड़े-से फैक्ट था, राइस बॉल किसने बोलते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, इंडिया का जो चावल का कटोरा बोला जाता है, ठीक? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। तो ये इतनी बात थी हमारी पैडी के बारे में। तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लिया, पैडी देख लिया और व्हीट देख लिया, गेहूँ देख लिया। अब तिलहन फसलों की बात करते हैं, ठीक? तो तिलहन फसलों में तो इसमें जो मेन फैक्ट्स है देखो मैंने सारे के सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बाकी इधर-उधर की कोई भी बातें नहीं है। तो बस करना क्या है 2 रीडिंग लगानी है और 2-3 बार वीडियो को देख लेना है, उतने से चीज़ें सही हो जाएँगी। तो हमारे जो इंडिया में फैट का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है खानों में, मतलब माना क्या जाता है मौजूद ही होता है, वो तेल होते हैं, ठीक? ऑयल सीड्स। और इसका इसके अलावा वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, वर्निश में इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और साबुन के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है ऑयल सीड्स का, ठीक? तो येलो येलो रिवॉल्यूशन हमने देखा था अभी ऊपर, येलो पीली क्रांति जो होती है वो ऑयल सीड तिलहन की फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के से संबंधित है, ठीक? इंक्रीज़ ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। अब टॉप स्टेट्स में कौन से हैं? एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात है। तो एमपी जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, ठीक? तो ये 3 पता होना चाहिए, आगे पहले के 3 उसके बाद अगर गुजरात भी हो उसके बाद गुजरात, ठीक? तो मेजर क्रॉप्स कौन-कौन से हैं ऑयल सीड्स के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला है तो तुरिया है, तुरिया, सरसों, तिल, अरंडी ठीक, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन और उसके बाद मूँगफली। ये सारे के सारे मेजर क्रॉप्स हैं। लेकिन हमसे एग्ज़ाम्स में 2 क्रॉप्स के बारे में पूछता है। एक तो पीनट मूँगफली के बारे में पूछता है और दूसरा पूछता है हमसे पूछता है सोयाबीन के बारे में, ठीक? मूँगफली के बारे में और सोयाबीन के बारे में एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मूँगफली के कंडीशंस मतलब बारे में पूछने का मतलब है उसकी कंडीशंस क्या है, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इन सारी बातों को पूछता है। और बाकी ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये सारे के सारे ऑयल सीड्स हैं। तो मूँगफली के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये गरीबों का काजू बोला जाता है इसको, मूँगफली को और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, तो 50 से 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होनी चाहिए और 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अब 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने का मतलब है, इससे पता चल गया ना कि ये रबी क्रॉप है, ठीक? और देखो जिप्सम को यूज़ करते हैं मूँगफली के प्रोडक्शन में, मूँगफली के फील्ड में क्यों? एक तरीके से सॉइल की क्वालिटी बढ़ा देता है। तो सॉइल एसिडिक होता है, जिप्सम को इंट्रोड्यूस करने से उसका नेचर थोड़ा-सा न्यूट्रल बन जाता है या फिर बेसिक बन जाता है, तो इससे उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ होती है वो बढ़ जाती हैं, ठीक? तो जिप्सम क्या करते हैं सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाता है, इस वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब देखो मूँगफली से रिलेटेड एक टर्म है पेगिंग,
जो कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो फ्लावर मैच्योर इनटू द पीनट्स इन द सॉइल, ठीक? ऐसा होता है। जो फूल होते हैं मूँगफली के, मिट्टी में मूँगफली में परिपक्व होते हैं, ठीक? इसके बाद तो इसी को बोलते हैं, फिर उसके बाद जो होता है पेगिंग, ठीक? तो ये मूँगफली से रिलेटेड एक वर्ड है, बस हमको ये पता होना चाहिए, मूँगफली की प्रोडक्शन से संबंधित है। और मूँगफली के प्रोडक्शन के मामले में टॉप स्टेट्स कौन से हैं? गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। और वैराइटीज़ के मामले में बात करेंगे तो टीज़ी है। इसकी वैराइटीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टीज़ी, जेएल, टीएमसी ऐसा करके तो पूछेगा नहीं। अभी व्हीट और राइस की वैराइटीज़ इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उनका एक मतलब जनरल नेम था, ठीक? तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। तो ये काफ़ी, इसकी वैराइटीज़ ऐसे करके तो देगा नहीं कि टीज़ी है, जेएल है, टीएमसी, ठीक? अगर कोई जनरल नेम होता तब तो ठीक है, उसको याद करना ज़रूरी हो जाता। तो मूँगफली के बारे में हमने क्या-क्या देखा? तो एक तो उसकी कंडीशन देख ली, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड रेनफॉल चाहिए, गरीबों का काजू कहते हैं इसको। और जिप्सम लगाने से मूँगफली का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पेगिंग क्या होता है? जो फ्लावरिंग होती है मूँगफली की, उसको एक तरीके से वो मैच्योर द सॉइल इनटू द पीनट सॉइल। ये प्रोसेस को पेगिंग बोलते हैं। अब सीड्स प्रोडक्शन स्टेट्स में गुजरात नंबर 1 पे है, उसके बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, वैराइटीज़ देख ली, उससे वैराइटी से हमारा कोई बहुत मतलब नहीं है। अब सोयाबीन की बात करते हैं। ठीक, तो सोयाबीन प्रोटीन में काफ़ी मतलब प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है सोयाबीन, और ख़ासकर जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन, सॉ जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, मीट्स कंज़्यूम नहीं करते हैं, उनके लिए सोयाबीन एक काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स बन जाता है। तो इसके लिए जो कंडीशंस क्या-क्या हैं, तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए भी चाहिए टेम्परेचर, और 40 से 60 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए, मतलब लगभग ओवरऑल कुछ-कुछ वैसा ही कंडीशन है जैसे मूँगफली का है, ठीक? तो लोमी सॉइल चाहिए। और इसके अलावा प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो खरीफ क्रॉप है, और सो हार्वेस्टेड इन द अक्टूबर में, ठीक? तो पता ही है खरीफ क्रॉप कब हार्वेस्ट किया जाता है। इसकी मई जून में इसका अ, बुआई की जाती है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसको कटाई की जाती है। तो अब एमपी के इसके प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है? एमपी सोयाबीन में। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, और इसका करीब 51.23% सोयाबीन का प्रोडक्शन एमपी में होता था। अब टॉप स्टेट्स में लेकिन अभी क्या है कि ये डाटा चेंज हो चुका है, और जो करंट डाटा है वो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे चला गया है सोयाबीन के प्रोडक्शन के मामले में, और एमपी सेकंड पे है। उसके बाद कौन है? राजस्थान, ठीक? तो ये टॉप स्टेट्स है प्रोडक्शन के मामले में। अब पल्सेस की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट एंड न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द पल्सेस, देखो इंडिया में पल्सेस क्या है? एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। दालें प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन का स्रोत है, ठीक? और दालों से हवा में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, ठीक? इनमें एक राइजोबियम, ठीक? राइजोबियम एक माइक्रोबैक्टीरिया होता है, जो कि दालों के पौधों में मिलता है, उनके रूट्स में। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते एनवायरनमेंट से, और इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है, उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाकर के पौधे उसको कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक? तो इतनी बातें थी नाइट्रोजन के बारे में। और क्या है इम्पोर्टेंस क्या है दालों का? विटामिन बी 12 के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और कोबाल्ट एक तरीके से मतलब कोबाल्ट, विटामिन बी 12 दोनों का मतलब सेम ही है। ये दालों के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अब मेजर दाल कौन-कौन से हैं? तो चना है, ग्राम जिसको बोलते हैं, फिर उड़द है, मूँग है, ग्रीन ग्राम, फिर माश, अरहर, मसूर यानी कि लेंटिल्स, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट दालें हैं। और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अगर गेहूँ और चावल को छोड़ दिया जाए, तो प्रोडक्शन के मामले में एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। अब विशिष्ट किस्में कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं? तो मालवीय चमत्कार है, अरहर की एक दाल की किस्म है, उसके बाद अमर है, आज़ाद है, बहार है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, ठीक? अब फर्टिलाइज़र के मामले में क्या रेशियो रहता है? जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होता है, उसका 0 रेशियो 1 ये रेशियो रहता है, या फिर 1:2 ये किसका रेशियो? एनपीके का रेशियो है, ठीक? तो एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का रेशियो होता है। या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, 1:3 के रेशियो में। अब कुछ जैसे कि काला चना, उड़द, ये जो ब्लैक ग्राम होता है, उसमें ये खरीफ और रबी दोनों सीज़न में उगाया जा सकता है, ठीक? काला चना और उड़द को
खरीफ और रबी दोनों सीज़न में उगाया जा सकता है। और मूँग के बारे में बात करें तो अकेले लगभग आधे दालों का उत्पादन करता है। मतलब पूरे के पूरे दालों के प्रोडक्शन की इसमें मूँग का जो रेशियो है वो 50% है, ठीक? तो ये दालों के बारे में कुछ बातें हो गई। अब प्लांटेशन क्रॉप की बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिक पर्पज़ से उगाए जाते हैं। तो इसमें चाय है, कॉफ़ी है, बाकी और भी बहुत सारे बागानी फसलें हैं, अभी देखते हैं। तो पहले चाय की बात करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो जैसे चाय और कॉफ़ी के बारे में, उसके अलावा बाकी और भी हैं, तो उनको भी साथ में देखेंगे अभी। देखो चाय में इंडिया में 3 किस्में 3 वैराइटीज़ हैं। एक असम की वैराइटी अपना है, एक दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल वाली वैराइटी है, एक नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, इसकी अपनी एक वैराइटी है। ठीक? और मेन प्रोडक्शन रीजन में यही असम है, दार्जिलिंग है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। ठीक? और सिग्निफिकेंस के मामले में बात करें तो इंडिया चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ल्ड में इंडिया चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब कल्टीवेशन की क्या-क्या कंडीशन होती है खेती करने की, तो इसको कटिंग के थ्रू किया जाता है। ऐसे नहीं कि इसके सीड्स लगाए जाते हैं। इसको जो चाय की डंठल होती हैं या फिर उनकी जो पौधे की उसको काटा जाता है। फिर उसको इस तरीके बडिंग या कटिंग जो मेथड होता है प्रोपगेशन का, उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक? और टेम्परेचर की क्या कंडीशन होनी चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सॉइल के नेचर कैसा होना चाहिए? सॉइल एसिडिक होना चाहिए, स्लोपी टेरेन होना चाहिए। स्लोपी टेरेन होने का मतलब इससे देखो स्लोपी होने इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर वहाँ पे पानी नहीं लगता, पानी ठहरता नहीं है। इस वजह से नमी बरकरार रहती है और पौधों को भी नुकसान नहीं पहुँचता है। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के मामले में असम नंबर 1 पे है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर तमिलनाडु है, ठीक? असम नंबर 1 पे, फिर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। और चावल के सॉरी चाय के जो प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में जो एक बॉडी गवर्न करती है इसको, क्योंकि देखो ये प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप के लिए एक डिफरेंट बॉडीज़ बनाई जाती हैं क्योंकि इनका मेन पर्पज़ होता है इनको एक्सपोर्ट करना, ठीक? फॉरेन में एक्सपोर्ट करना और इनसे और इकोनॉमिक में काफ़ी बेनिफिट्स रहता है प्लांटेशन क्रॉप का। उस क्या होता है टी बोर्ड बनाया गया है। टी बोर्ड 1953 में बनाया गया था, ठीक? इसकी जो बॉडी है ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता के दार्जिलिंग में है, ठीक? तो टी बोर्ड कोलकाता के दार्जिलिंग में, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है टी बोर्ड के बारे में। तो चाय के बारे में इतनी बातें थी। इसकी किस्में हमने देख लिया, 3 किस्में हैं, असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी। प्रोडक्शन के मामले में ओवरऑल इंडिया नंबर 2 पे है और कल्टीवेशन की कंडीशंस देख ली और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो असम नंबर 1 प्रोड्यूसर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर तमिलनाडु है क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों में बेसिकली चाय का प्रोडक्शन होता ही है, ठीक? तो असम न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने देख ही लिया, टी बोर्ड है मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, समर्थन इसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा बॉडी काम करती है तो टी बोर्ड है, चाय बोर्ड है। 1953 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कोलकाता के दार्जिलिंग में ये सिचुएटेड है। अब कॉफ़ी की बात करते हैं। तो कॉफ़ी इंडिया का है नहीं, कॉफ़ी को बाहर से लाया गया था, ठीक? तो मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कॉफ़ी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये हिस्टोरिकली इंट्रोड्यूस कहाँ की गई थी? चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बाबा बुदान की पहाड़ियों में पहले कॉफ़ी लगाया गया था। तो इसकी वैराइटीज़ कौन-कौन सी हैं? अरेबिका एंड रोबस्टा, ये 2 वैराइटीज़ की कॉफ़ी इंडिया में मिलती हैं। और इसके प्रोडक्शन की क्या-क्या कंडीशंस होती हैं? तो प्रोपेगेशन के लिए इसको बीज के थ्रू, जैसे कि उसको चाय को कटिंग के थ्रू किया जाता था। उसके डंठल को काट करके लगाया जाता था। इसको बीज के थ्रू किया जाता है और उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक? और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और सॉइल कैसा होना चाहिए? लूमी यानी कि दोमट मिट्टी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है और जिसमें मतलब कुल मिलाकर के पानी काफ़ी मेंटेन रहता है। दोमट मिट्टी में क्या होता है, नमी मेंटेन रहती है, ह्यूमिडिटी उसकी मेंटेन रहती है। अभी यहाँ पे और सिग्निफिकेंट 3.4% ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है, ठीक? अभी चाय में नंबर 2 पे था, लेकिन कॉफ़ी में क्या है, करीब 3.5% जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है, वो इंडिया का है। अब टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, इसके बाद केरला है, फिर तमिलनाडु है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसमें क्या था? असम था, वेस्ट बंगाल था चाय के प्रोडक्शन में, उसके बाद तमिलनाडु था। इसमें तमिलनाडु इसमें भी है 3rd पे, लेकिन पहले और दूसरे पे कौन है? कर्नाटका है, केरला है। और इसको कॉफ़ी के प्रोडक्शन की देख-रेख में कौन-सी बॉडी काम करती है? वो एक तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है और कॉफ़ी बोर्ड है, ठीक? कॉफ़ी बोर्ड 1942 में इंट्रोड्यूस किया गया था और एक इसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, ठीक?
अब अन्य बागानी फसलें, इनके देखो इन अन्य बागानी फसलों के बारे में बहुत पूछता है, तो इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, और इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। खासकर यूपीपीसीएस में बस ये उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड ही बातें पूछती है। तो कोकोनट है, अरकिया या सुपारी है, और कोकोआ है, काजू है, ताड़ है, पाम जिसको बोलते हैं, पाम ऑयल, चाय है, और चाय कॉफ़ी तो हमने देख ही लिया। चाय कॉफ़ी तो हमने देख ही लिया, ठीक? तो अब इसके देखते हैं, एक-एक करके देखेंगे। कोकोनट के प्रोडक्शन के मामले में, कोकोनट के प्रोडक्शन में सब नंबर 1 पे कौन है? केरला है, ठीक? उसके बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। हमको प्रोडक्शन बस देखते जाना है इस तरीके से। कोकोनट यानी नारियल के उत्पादन में केरला नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है। इसी तरीके से मसालों के उत्पादन में एमपी नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, और गुजरात नंबर 3 पे है। स्पाइसेस के प्रोडक्शन में एमपी, राजस्थान, फिर है गुजरात। अब क्लोव, लौंग जिसको बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, केरला दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है, उसके बाद अंडमान निकोबार चौथे नंबर पे है। यानी कि अगर क्वेश्चन अंडमान निकोबार देकर ये पूछ सकता है कि यहाँ पे क्लोव का प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, तो फिर अंडमान निकोबार में क्लोव का प्रोडक्शन यानी कि लौंग का प्रोडक्शन किया जाता है। अब केसर के मामले में जम्मू कश्मीर है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा फेमस है सैफरन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक? और बाकी स्पेन है, वर्ल्ड लेवल पे स्पेन है, ईरान है, ग्रीस है, इटली, यहाँ भी केसर का प्रोडक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाता है, खासकर ईरान में। अब सुपारी के प्रोडक्शन कहाँ होता है? सुपारी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है, फिर केरला में, उसके बाद असम में। कर्नाटका, केरला, असम। देखो जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स होंगी ना, वो साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगी। साउथ इंडिया या फिर मध्य भारत, जैसे एमपी हो गया, राजस्थान एमपी हो गया, और महाराष्ट्र हो गया। ये नॉर्दर्न रीजन जो है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में, यहाँ पे चावल और गेहूँ ही प्रोडक्शन किया जाता है, वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बदौलत, ठीक? और बाकी जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, वो साउथ इंडिया में ही देखने को मिलती हैं। अब जैसे सुपारी हो गया, ये कर्नाटका में है, केरला में है, और असम में है। इसके बाद काजू के प्रोडक्शन में ये महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, ओडिशा नंबर 3 पे है। ठीक, काजू के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अगर नंबर 1 तो पता होना चाहिए, बाकी अगर 2-3 पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो फिर उतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन नंबर 1 पता होना चाहिए। इसी तरीके से काली मिर्च में केरला जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक? उसकी जो कंडीशन होती है, वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक? और यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन केरला जो है काली मिर्च के प्रोडक्शन में, केरला उसके बाद तमिलनाडु, ये स्टेट्स काफ़ी काली मिर्च के प्रोडक्शन में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस तरीके से टोबैको की बात करते हैं, ठीक? अभी देखो, ओवरऑल काली मिर्च के प्रोडक्शन में इंडिया, जिसको काला सोना भी बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे आता है, लेकिन अदर जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो वियतनाम है नंबर 1 पे, फिर ब्राज़ील है, फिर इंडोनेशिया है, फिर इंडिया है चौथे पोजीशन पे, ठीक? काली मिर्च के प्रोडक्शन के मामले में। अब स्टेट वाइज़ यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ, केरला नंबर 1 पे है, उसके बाद तमिलनाडु अ, स्टेट्स इसको प्रोड्यूस करता है काली मिर्च। अब इसके क्या कहते हैं, टोबैको यानी कि तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन-सा है? यूपी है, फिर आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ठीक? अब एरिया वाइज़ देखें तो गुजरात में एरिया तंबाकू का प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा है, और फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर कर्नाटका में है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में यूपी नंबर 1 पे है, तंबाकू के प्रोडक्शन के मामले में यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, फिर तमिलनाडु है। अब देखो, झूमिंग एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछता है, ये तो इतने तो हमारे फूड क्रॉप्स के बारे में थे, ये सारे फूड क्रॉप्स हमारे कवर हो गए। अब झूमिंग एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछता है, झूमिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, और डिफरेंट रीजन्स में उसको किस नाम से जानते हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक? तो झूमिंग एग्रीकल्चर यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक? इसमें क्या होता है, एक जगह जहाँ पे सॉइल्स की न्यूट्रिएंट काफ़ी बेटर होती है, ठीक? उसको साफ करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, 2-3 साल तक करते हैं, उसके बाद जब जैसे न्यूट्रिएंट उसकी डेफिशिएंट होने लगती है, उसकी घटने लगती है, फिर उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह जा करके वहाँ पे साफ करते हैं। साफ करने के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं? या तो आग लगा देते हैं, तो पूरा का पूरा जल जाता है, तो इस तरीके से साफ करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ठीक? इस वजह से सरकार इस पर काफ़ी निगरानी रखती है और रोक लगा के रखी हुई है कि ज़मीन एग्रीकल्चर को कम से कम, खासकर अब तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसका इस तरीके की जो ज़मीन एग्रीकल्चर करते हैं, नागालैंड वाले रीजन में। लेकिन कोशिश यही होती है कि ऐसा इस तरीके से खेती ना किया जाए। क्योंकि एक बार करने के बाद उसको छोड़ देना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इससे फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो बेसिकली ट्राइबल्स ये मेथड फ़ॉलो करती हैं, खेती के लिए वन क्षेत्रों को साफ़ किया जाता है, उर्वरता घटने लगती है, तो नए क्षेत्रों को चले जाते हैं, ठीक? तो यूपी पीसीओएस 98 में और 2005 2 बार पूछा गया है, ठीक? तो कहाँ पे किया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक? नॉर्थ ईस्ट के हिली पहाड़ी रीजन में, जैसे नागालैंड, मणिपुर के पहाड़ी रीजन में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अब डिफरेंट रीजन्स में झूमिंग एग्रीकल्चर को कौन से नाम से बुलाते हैं, इसके पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे झूम कहाँ पे बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक?
नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। और पोडू बोलते हैं उड़ीसा में, वाल्टरे बोलते हैं राजस्थान में, दहिया बोलते हैं एमपी में, मसान बोलते हैं एमपी में। ठीक, दहिया और मसान एमपी में हो गया, वाल्टरे राजस्थान में हो गया, पोडू उड़ीसा में हो गया। और बेवाड़, बेवाड़ होता है ये भी एमपी और मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 3 हो गए, कौन सा, दहिया, मसान और बेवाड़, तीनों साथ में ही है। इस तरीके से याद रहेगा। अब पोडू, पोडू हमने यहाँ पे देख लिया था। पोडू और पेंडा, देखो उड़ीसा के बगल में ही आंध्र प्रदेश है, तो उसी से रिलेटेड है पेंडा। ठीक, उसको भी मतलब पोडू पेंडा, ये थोड़ा सा नाम बदलता रहता है रीजन वाइज। तो ये आंध्र प्रदेश में। और कुमारी बोलते हैं वेस्टर्न घाट में, कुमारी वेस्टर्न घाट यानी कि महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक। तो यहाँ पे जो झूमिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है उसको कुमारी बोलते हैं। और केरला में जो स्पेसिफिक बोला जाता है वो पूनम बोलते हैं। ठीक, पूनम। तो झूम हमने देख लिया नॉर्थ ईस्ट में, पोडू हो गया उड़ीसा में, पोडू हो गया उड़ीसा में, तो पेंडा हो गया आंध्र प्रदेश में बगल में। और दहिया, मशान और बेवाड़, ये तीनों के तीनों कहाँ पे होते हैं, एमपी में। और वाल्टरे राजस्थान में, और कुमारी, सॉरी, पूनम केरला में, और कुमारी जो होता है वेस्टर्न घाट में। तो ये थे क्षेत्रीय नाम झूमिंग एग्रीकल्चर के, जिस पर क्वेश्चन पूछता है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कुमारी और पोडू, झूम तो पता ही है, और पूनम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और बाकी अदर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ इंपॉर्टेंट हो तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को टैकल कर मतलब किया जा सकता है। अब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन रीजन के बारे में है कुछ बातें, उसको देख लेते हैं। अच्छा, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन है? यूपी। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था लेक्चर के, यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद एमपी है, फिर पंजाब है। और मक्का के प्रोडक्शन को देखते हैं। मक्का के प्रोडक्शन क्या होता है? मक्का, जिसको मकई बोलते हैं, मेज बोलते हैं, इसका यूज कहाँ होता है? स्टार्च के प्रोडक्शन में किया जाता है, बायोडीजल के प्रोडक्शन में किया जाता है, और एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में किया जाता है। ठीक, तो इसमें टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटक नंबर 1 पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक, तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। मक्का के प्रोडक्शन के मामले में कर्नाटक नंबर 1 पे है। अब आलू के प्रोडक्शन के मामले में टॉप स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है। ठीक, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार है। और आलू की कुछ वेराइटीज है, जैसे कुफरी, चिप्सोना, ठीक, कुफरी, हिमसोना, ये 2 इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं आलू की, याद रहे तो अच्छी बात है। कुफरी चिप्सोना, कुफरी हिमसोना, आलू की इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज है। ठीक, यानी कि संकर क्रॉस वेराइटीज है आलू की। तो टॉप प्रोड्यूसर के बारे में यूपी है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है। अब जूट एंड केसर के प्रोडक्शन को देख लेते हैं। जूट के प्रोडक्शन के मामले में टॉप स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। टॉप स्टेट वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, फिर असम है। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार और असम में किया जाता है। और इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, यानी कि स्वर्ण तंतु, गोल्डन फाइबर इसको बोला जाता है। अब केसर के प्रोडक्शन की बात करें तो केसर में सबसे नंबर, देखो केसर इंडिया में जम्मू कश्मीर में ही प्रोडक्शन होता ही है। ठीक, हो रहा है जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन होता ही है। और ग्लोबल प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 4, मतलब इंडिया है, फिर स्पेन है, ईरान है, ग्रीस है, इटली है। जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया और ईरान है। तो ईरान का एक वैरायटी अपना है, और इंडिया का अपना एक वैरायटी है केसर का। ठीक, अब मछली के उत्पादन की बात करते हैं, तो मछली के प्रोडक्शन के मामले में आंध्र प्रदेश इंडिया में नंबर 1 पे है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद गुजरात है। ठीक, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर गुजरात है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में देखो, आंध्र प्रदेश में 17 लाख, मतलब 18 लाख टन पर ईयर मछली का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक, वेस्ट बंगाल में किया जाता है, और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। देखो इसका 17 है, तो इसका दुगने से भी ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में। यही मैं बताना चाह रहा था कि आंध्र प्रदेश में मछली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जैविक कृषि। तो इसमें क्या करते हैं? नो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वही ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, और नेचुरल मेथड से कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो हमें बेसिकली इतना जानना है कि हाँ, इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सिक्किम जो है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, मतलब वहाँ पे कोई नेचुरल फर्टिलाइजर्स खेतों में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, सारे के सारे जो होते हैं, सॉरी, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स खेतों में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, एनपीके नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि वहाँ जो सारे के सारे नेचुरल मेथड से इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे इस्तेमाल होती है, कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। अब गन्ने के प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो गन्ने के प्रोडक्शन की जो कंडीशन है, वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए, यानी कि गर्म होनी चाहिए, और नमी युक्त जलवायु होनी चाहिए। गन्ने को क्या बोला जाता है कि ये एक तरीके से वाटर सकर बोला जाता है, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। ठीक, इस वजह से गन्ने का प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इरिगेशन की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। और जो इसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में यूपी नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। ठीक, यूपी है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। उसके बाद कपास की प्रोडक्शन, यानी कि कॉटन की प्रोडक्शन को देखते हैं। तो कॉटन की प्रोडक्शन, कपास की प्रोडक्शन के मामले में इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए गर्म जलवायु होनी चाहिए, और नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी कि लगभग देखा जाए तो इसमें ह्यूमिड चाहिए गन्ने में, तो कपास में क्या चाहिए? ड्राई कंडीशन चाहिए।
और टॉप स्टेट्स के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है, ठीक? महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना टॉप स्टेट्स हैं। तो इतना तो पता ही है कि महाराष्ट्र में क्या है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक ब्लैक काली मिट्टियाँ मिलती है ना महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे ये कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक? क्योंकि उस ब्लैक सॉइल के वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से वहाँ पे कपास का प्रोडक्शन काफ़ी बेटर होता है। फिर रेशम की बात करते हैं, तो इंडिया में 2-3 तरीके की इंपॉर्टेंट रेशम है, जैसे एक मलबरी है, तसर है, मूंगा है, ठीक? और इरी, ये 3-4 तरीके के रेशम्स है, और उनका कौन से स्टेट में कौन से रेशम का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इस पर क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी गया है, ठीक? तो ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन के मामले में इंडिया चाइना के बाद नंबर 2 पर है, रेशम के प्रोडक्शन के मामले में, सिल्क जिसको बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन के मामले में नंबर 2 पर है। लेकिन मलबरी सिल्क जो है इंडिया का, वो ज़्यादातर कर्नाटक में प्रोड्यूस किया जाता है, करीब 40% और 44% कर्नाटक में मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद तसर सिल्क जो होता है झारखंड में उसका प्रोडक्शन किया जाता है, और झारखंड में मणिपुर में, ठीक? तसर सिल्क। और मूंगा सिल्क है जो है वो असम में, इसका 82% मूंगा सिल्क का वो असम में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इरी सिल्क भी असम में। यानी कि हमारे पास 4 सिल्क है, 4 में से 2 सिल्क जो है वो उसका प्रोडक्शन असम में होता है, और बाकी एक का कर्नाटक में होता है मलबरी का, और तसर जो है झारखंड और मणिपुर में। तो ये थी कुछ सिल्क के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। इंडिया ओवरऑल सेकंड नंबर पे है सिल्क के प्रोडक्शन के मामले में, और जो हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट सिल्क से रिलेटेड जो स्टेट वाइज उनका जो वेरिएशन है उसको, तो मलबरी कर्नाटका में, इसी तरीके से मूंगा असम में। अब सिल्क प्रोडक्शन की जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में, जो 4 स्टेजेस हैं। एक तो पहले उसका एग डेवलपमेंट होता है, फिर कैटरपिलर का डेवलपमेंट, फिर प्यूपा जिसको बोलते हैं, इस फिर फाइनली मोथ। ये 4 स्टेजेस होती हैं। अब कैसे होती है, क्या होती है, इसके साइंस में हमको नहीं जाना है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि जो 4 स्टेजेस को पहला अंडा होता है, और उसके बाद कैटरपिलर निकलता है, फिर प्यूपा होता है, उसके बाद फाइनली मोथ बनता है, ठीक? अब टॉप स्टेट्स के मामले में बात करते हैं, तो ये तो था उनका जो वैरायटी वाइज उनका प्रोडक्शन, ठीक? वैरायटी वाइज कर्नाटका में कैसे मलबरी का ज़्यादा होता है, मूंगा का असम में। अब टॉप स्टेट्स के मामले में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक? और ठीक, उसके बाद असम में, ठीक? और मूंगा और इरी हमने देखा ना, मूंगा और इरी सबसे ज़्यादा असम में होता है। उसके बाद असम में सबसे नंबर 1 पे कौन है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद असम। अब लाइव स्टॉक्स की बात करते हैं, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, इसकी बात करते हैं, ठीक? तो एनिमल हस्बेंड्री ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन पूछता भी है, तो इसको कवर करते हैं अब। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक, ठीक? इसी को बोलते हैं पशुपालन। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मतलब हमको पशुपालन के थ्रू इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालने हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालने हैं, उसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, ठीक? तो इसमें क्या करते हैं, उनके जो फीडिंग के मेथड्स को कवर करते हैं, उनकी ब्रीडिंग उनको डिजीज़ कंट्रोल करते हैं, ये सारे के सारे साइंटिफिक मेथड से कंट्रोल कर किए जाते हैं। डिजीज़ को कंट्रोल किए, उनकी ब्रीडिंग पर ध्यान रखी जाती है, और उनको खाने-पीने के लिए काफ़ी ध्यान रखा जाता है पशुओं को, इस तरीके से। फिर उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, या तो मीट के प्रोडक्शन किया जाएगा उनसे, या मीट का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, तो उनसे दूध का प्रोडक्शन किया मतलब प्रोड्यूस कराया जाता है। दूध या मीट, पशुओं को पालने का ये 2 मेन पर्पज़ होता है, बाकी और भी हो सकते हैं, जैसे कि गोबर के थ्रू एक तरीके का नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलता है, ये भी एक पर्पज़ होता है। ठीक है, अब टॉप कैटल के मामले में बात करते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल्स कहाँ पे हैं? तो सबसे पहले बस पश्चिम बंगाल में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी में, फिर एमपी में, ठीक? पश्चिम बंगाल, यूपी और एमपी में टॉप सबसे ज़्यादा कैटल्स के मामले में है। किसी को लगेगा यूपी, तो मतलब इन दोनों का पोज़ीशन जनरली बदलता रहता है, तो करंट में अभी क्या होगा, लेकिन डाटा, लेकिन अभी जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। तो अब गाय की नस्ल की बात करें, गाय की नस्ल गाय जो मिल्च ब्रीड होती है, जो दुधारू गाय की नस्लें, कुछ इंपॉर्टेंट दुधारू गाय जिसको बोला जाता है, उनकी नस्ल की बात करें, तो इसमें कौन-सा गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है, थरपकर है। इसमें ज़्यादातर का नाम तो सुना ही होगा। तो एक गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है और थरपकर, ये सारी की सारी गाय की दुधारू गाय की नस्लें हैं, ठीक? और कुछ जो सूखी नस्लें हैं, ड्रॉट ब्रीड्स जिनको बोला जाता है, जो कि मतलब कि दूध के लिए काम में नहीं इस्तेमाल की जाती है, बाकी अदर पर्पज़ से काम में इस्तेमाल की जाती है, ठीक? तो उसमें राजस्थान में है नागौरी, भिलवाड़ी, हलीकर, कनगायम, ठीक? कंगायम और कंकरेज, ये सारी की सारी जो गाय की नस्लें हैं, लेकिन ये दुधारू ना होकर के ड्राउट ब्रीड्स है। तो हमें जो मेन ध्यान में रखना है वो दुधारू नस्लें, क्योंकि हमारा जो मेन काम है दुधारू दूध चाहिए। साहिवाल, सिंधी, देवनी और थरपकर, ठीक? ये कुछ गाय की दुधारू नस्लें हैं, इनको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अब भैंस और बकरी की नस्लों के बारे में देख लेते हैं। भैंस भैंस की नस्लों में कौन सा मुर्रा है, भदवारी है, जफरावदी, सुतारी और माशाना, ठीक? सुतारी, माशाना,
नागपुरी, नीली और पंढरपुरी, ये इतनी इंपॉर्टेंट भैंस की नस्लें हैं। कभी-कभी नस्ल देकर के इसे पूछ लिया जाता है कि ये किसकी नस्लें हैं, मतलब किससे बिलॉन्ग करती हैं, ठीक? तो इस वजह से इनको थोड़ा-सा अगर माइंड में बना रहे तो काफ़ी सही है। तो कौन-कौन सा है? मुर्रा है, भदवारी, जाफरी, बड़ी, सुताना, मसानी, नागपुरी, नीली और पंढरपुरी। ज़्यादातर जो री करके है वो सारी की सारी भैंस की नस्लों में आ जाती हैं। अगर कुछ छोड़ दिया जैसे भिलवारी हो गया, सिंधी हो गया, गाय की नस्लों को छोड़ करके, ठीक? तो ये सारी की सारी भैंस की नस्लें हो गई। अब देखो, गोट की नस्ल में एक ही इम्पोर्टेंट है, जमुनापरी गोट, ठीक? जमुनापरी गोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे गरीबों की गाय कही जाती है। गरीबों की गाय, बकरी को, जिनको गाय मतलब नहीं रखना चाहते या नहीं रख पाते, वो बकरियों को पालते हैं, दूध के लिए या फिर अदर पर्पज़ से ले जानते ही हैं। श्वेत और श्वेत क्रांति, देखो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो श्वेत क्रांति थी, ठीक? तो 1970 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? वर्गीस कुरियन जी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस वजह से इंडिया, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 दूध प्रोडक्शन स्टेट बन गया है, दूध प्रोडक्शन कंट्री बन गई है, ठीक? नंबर 1 पे दूध प्रोड्यूस करती है। और टॉप स्टेट्स कौन-कौन से हैं? यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, ठीक? टॉप स्टेट जो है दूध के प्रोडक्शन के मामले में यूपी, राजस्थान और एमपी है। और इंस्टीट्यूशंस जो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर दूसरे प्रोडक्शन से संबंधित है, उसमें इंडियन डेयरी कॉर्प, जो कि 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था गुजरात में, ठीक? इंडियन डेयरी कॉर्प है। उसके बाद नेशनल डेयरी बोर्ड है 1965 में, नेशनल डेयरी बोर्ड 1965 में, ठीक? और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक? ये कहाँ पे? करनाल में है। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल चुका है। 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। ये कहाँ पे है? इसको पता होना चाहिए, ठीक? क्योंकि इस पर पूछा भी है करनाल के बारे में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। और इंडियन डेयरी कॉर्प को हमने देख लिया, गुजरात में है। तो ये था दूध के प्रोडक्शन के मामले में। और कुछ जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में जो कुछ क्रॉप ब्रीड्स थी, सॉरी क्रॉप ब्रीड्स नहीं, एनिमल ब्रीड्स, उनको देख लिया हमने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मतलब बेसिकली हमको इतना जानना है कि कुछ ब्रीड्स का नाम क्या है और श्वेत क्रांति के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। जैसे वर्गीस कुरियन का नाम ध्यान में रखिए। और ये एनडीआरआई, मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान में रखने, करनाल में है। और व्हाइट रिवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1970 के पीरियड में। और इंडिया दूध के प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड में। और स्टेट वाइज देखा जाए तो यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी है, ठीक? अब सॉइल्स ऑफ इंडिया, इतने तो थे क्रॉप्स और इन सबसे रिलेटेड बातें। अब कुछ बची हुई बातें हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर में ही आती हैं। एग्रीकल्चर की पार्ट भी है और ओवरऑल मतलब देखा जाए तो जियोग्राफी का पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है या फिर इकोनॉमी का पार्ट है, किसी का भी पार्ट बना सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो कहीं न कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा। सॉइल जैसे जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक? और कुछ हद तक एनवायरनमेंट में भी पढ़ा जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर में मैंने शामिल किए हैं इसको। तो क्योंकि यहाँ पे कवर हो जाएगा तो एक तरीके से एग्रीकल्चर का ओवरऑल कवरेज हो जाएगा। तो देखो इंडिया में आम तौर पे, मतलब वैसे तो मिट्टियों को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन आमतौर पर जो होती है काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, ठीक? ये 2 मिट्टी हो गई। और एक जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के डेल्टा में मिलता है या फिर नदियों के जहाँ पर न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ पे मिलती है। तो इन्हीं 3 को हमको पढ़ना है। तो काली मिट्टी के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो काली मिट्टी के कई नाम हैं, इसके नाम पे भी क्वेश्चन पूछता है। इसी को रेगुर भी बोलते हैं, इसी को ब्लैक कॉटन भी बोलते हैं। ब्लैक कॉटन क्यों बोलते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और ब्लैक क्यों? ब्लैक क्योंकि ये काली मिट्टी है, इसका जो कलर होता है थोड़ा-सा डार्क होता है, इस वजह से। और इंटरनेशनल लेवल पे इसको ट्रॉपिकल चरनोजम बोलते हैं, ठीक? ये कहाँ पे होता है? ये रशिया के जो अ, मतलब मिडिल एशिया वाले रीजन में, ठीक? मिडिल एशिया, ठीक, ट्रॉपिकल चरनोजम बोलते हैं इसको। तो ये, और इंडिया में क्या? रेगुर और ब्लैक कॉटन, ठीक? और फॉर्मेशन की क्या होती है? तो बेसाल्टिक लावा से बनी है, बेसाल्टिक लावा से मिल करके बनी है, उनके जो विदरिंग और इरोजन के फलस्वरूप। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, फिर एमपी में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक? तो हमें को टॉप 2 पता होना चाहिए, महाराष्ट्र और एमपी। ये अगर पता हो तो इतने से भी काम चल जाएगा। और इसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं? आइडियल फॉर द कॉटन, ये हमने देख लिया, रिच इन द लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, ठीक? यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? थोड़ी बेसिक नेचर की होती है, ठीक? क्योंकि मैग्नीशियम में क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से। और टाइप्स की बात करें कि तो मतलब सेल्फ प्लेइंग होता है, और क्रैक्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स एट प्लोइंग। एंड कलर क्या होता है? डीप लाइट ब्लैक, ठीक? ये हमने देख ही लिया। तो सेल्फ प्लेइंग का क्या मतलब है? देखो क्या होता है, काली मिट्टी की होती है जब पानी की जिस मौसम में काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक?
तो क्रैक्स डेवलप हो जाने की वजह से इसमें एयर की काफ़ी अ, एक तरीके से सॉइल में वाटर की नमी की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, ठीक? और उसका कलर तो पता ही है हमें। अब लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन क्या होता है? हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग होता है। इस वजह से लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, ठीक? लीचिंग क्या होता है कि लीचिंग क्या होता है? लीचिंग क्या होता है कि जब मिट्टी की टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से या फिर फिजिकल जो भी घटनाएँ हैं उनकी वजह से मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है वो ड्रॉप कर जाता है। यानी कि न्यूट्रिएंट जो सरफेस होना चाहिए वो नीचे चला जाता है, ठीक? तो इस वजह से इसको बोलते हैं लीचिंग का प्रोसेस, ठीक? लीचिंग से सिलिकेट्स हटते हैं, यानी कि वहाँ से सिलिकेट से क्या तरीके मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट सोर्स काम करता है। तो लीचिंग से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो ड्रेन करके नीचे चले जाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? पुअर इन द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में मतलब लेटराइट मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और नाइट्रोजन भी कम होता है, ठीक? लेकिन आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक? तो हमको क्या देना है? अगर लेटराइट मिट्टी में हमको कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अगर हमको फर्टिलाइज़र देना है तो उसको नाइट्रोजन देना पड़ेगा, क्योंकि पोटाश की मात्रा उसमें ठीक-ठाक है। नाइट्रोजन देना पड़ेगा और फास्फोरस देना पड़ेगा, ठीक? तो इसकी विशेषता हमने देख लिया, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होता है और बाकी नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इसके रीज़न्स कौन-कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में बात करेंगे, तो इसका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में लेटराइट मिट्टी है, उसके बाद सदर्न महाराष्ट्र वाले रीजन में, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है, ठीक? अनसूटेबल विदाउट फर्टिलाइज़र। देखो फर्टिलाइज़र तो उसकी ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है। होता क्या है? तो पोटाश इसमें मौजूद होता है, पोटाश और आयरन, ठीक? लेकिन ये तो देना पड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन देने के लिए तो उसके लिए आर्टिफिशियल मेथड चाहिए, तो यानी कि इसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल ये नदियों के जो अपने साथ गाद लेके आती हैं, जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो जब ड्रॉप कर देती हैं तो उसके वजह से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो कहाँ पे ऐसी कंडीशन बनती है? जो घाटियाँ या फिर डेल्टा रीजन में, ठीक? तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो किसी सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो एलुवियल सॉइल का 33.5% डिस्ट्रीब्यूशन एलुवियल सॉइल का है, ठीक? अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? इंडो गैंजेटिक प्लेन में, यानी कि जो गंगा और इससे जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इनसे मिलकर के जो प्लेन्स बना हुआ है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये 2 टाइप की होती हैं, एक खादर होती है, दूसरा बांगर होती है। तो खादर बांगर में क्या डिफरेंस होता है? तो खादर एक तरीके की न्यू सॉइल होती है, यानी कि जो एवरी ईयर नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, फिर यहाँ तक फ्लड का पानी पहुँच जाता है, जिस वजह से सेडिमेंट्स को ड्रॉप कर देती हैं। इस वजह से वो मिट्टी क्या होता है? रिसाइकिल हो जाती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू होती है वो बरकरार रहती है, मतलब रिन्यू होती रहती है। और खादर रीजन क्या होता है? बांगर क्या होते हैं? बांगर में जैसे कि वहाँ पे नदियों का फ्लड का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता है। मतलब यहाँ पे कभी नदियाँ का पानी पहुँचता था लेकिन अभी क्या है, प्रेज़ेंट सिचुएशन ऐसी है कि फ्लड वहाँ तक नहीं जा पाता, इस वजह से वहाँ की मिट्टी फर्टाइल नहीं रह पाती उतना, क्योंकि उनका रिसाइकिल हो नहीं पाता है। इस वजह से उनकी फर्टिलिटी खादर के रिस्पेक्ट में कम होती है, ठीक? तो ये तो खादर के बारे में, बांगर हो गया, बांगर के बारे में। तो खादर यानी कि न्यू, बांगर यानी कि ओल्ड। अगर इस तरीके से भी याद रहे तब भी मतलब चीज़ें रिलेट करके समझा जा सकता है। अब इसी में होता है तराई रीजन, ठीक? जो मार्शी लैंड होते हैं, मतलब जहाँ पे तराई रीजन में क्या होता है, नदियाँ जाती हैं वहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे अपने साथ नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, तो बड़े-बड़े बोल्डर्स लेके आती हैं, तो बड़े-बड़े बोल्डर्स को वो तराई रीजन में जमा कर, मतलब तराई रीजन के पहले जो होता है भाबर रीजन, वहाँ पे जमा करते चली जाती हैं, भाबर रीजन। तो बड़े तो यहाँ पे जमा करते चली जाते हैं, फिर यहाँ से जैसे नदियाँ एंट्री लेती हैं, तो उन पत्थरों के बीच से होकर पास करती हैं, तो ऐसा ऐसा लगता है कि वो जाकर के ये नदियाँ एक तरीके से विलुप्त हो गई हैं। फिर बाद में वो जाकर के निकलती हैं तराई रीजन में, ठीक है? अब तराई रीजन में जब निकलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर नदियाँ फिर से निकलने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड वाली सिचुएशन बनी रहती है और पानी की जो लेवल है वो काफ़ी मेंटेन रहता है, ठीक? तो इस वजह से यहाँ पे तराई रीजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है और फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक? लेकिन इसकी प्रॉब्लम एक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं, क्योंकि पानी हमेशा लगा रहता है, इस वजह से बीमारियाँ भी फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ख़ासकर जो जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस है, इन्हीं रीजन में, तराई रीजन में ही देखने को मिलता है। अब इसकी विशेषताएँ हमने देख ही लिया, मतलब ये कुछ इसकी जो डिवीज़न था, खादर बांगर, उसके बाद भाबर एंड तराई। ये भी देख लिया, भाबर यानी कि जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती है, तराई यानी कि जहाँ पे नदियाँ फिर से निकलती हैं और मार्शी लैंड बन जाता है, नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा
अधिकता होती है। अब इसकी विशेषता में क्या है, रिच इन द पोटाश एंड लाइम। पोटाश और लाइम में काफ़ी बेटर होता है। सूटेबल फॉर द व्हीट, राइस एंड शुगरकेन। कौन? जलोढ़ मिट्टी गेहूँ के लिए और चावल के लिए और गन्ने के लिए काफ़ी बेटर है। अब मृदा अपरदन और संरक्षण, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन कैसे किया जाता है? तो इस पर क्वेश्चन पूछता है। अभी पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा था, खास किस पे क्वेश्चन पूछा था, तो एक पॉइंट था इरोजन, इरोजन पे क्वेश्चन पूछा था। अभी इरोजन के बारे में देखेंगे तो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा था। ठीक, अब देखो इरोजन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप सॉइल बाय द वाटर। ठीक, तो वाटर ही नहीं और भी मेथड्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है। ठीक, ठीक, तो कुल मिलाकर के टॉप सॉइल का डिस्ट्रक्शन यानी कि जो अपना टॉप सॉइल है, जो सॉइल का जो ऊपरी लेयर है वो अपनी हट जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं सॉइल का इरोजन। क्यों तो उसको इरोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है हमको ऊपरी लेयर से ही तो मतलब होती है। अब ऊपरी लेयर का मतलब ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेयर में क्या होते हैं ना, सेम टाइप के कंपोजिशंस होते हैं। ठीक? उसके बाद जो नेक्स्ट तो ऐसा कहीं नहीं है कि इसका एक लेयर है तो फिर एक ही मतलब उसकी एक फिक्स मोटाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। ठीक? तो कुल मिलाकर के हमको जिससे मतलब है, वो फैक्ट ये है कि डिस्ट्रक्शन के लिए कौन ज़िम्मेदार है, या तो वाटर ज़िम्मेदार है या तो विंड ज़िम्मेदार है, और भी बहुत सी रीज़न्स हो सकते हैं। ग्लेशियर वाले रीजन में तो फिर मतलब ग्लेशियर में तो सॉइल का डेवलपमेंट ही नहीं होता अच्छे तरीके से। मतलब जो 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो है वाटर एंड विंड। ठीक? अब इसका क्या-क्या रीज़न होता है अदर सॉइल डिस्ट्रक्शन का? तो डिफॉरेस्टेशन, देखो वाटर और विंड जो होते हैं वो एक तरीके से एंजाइम कैटालिस्ट का काम करते हैं सॉइल इरोजन में। लेकिन इसके पीछे का जो मेन रीज़न होता है वो डिफॉरेस्टेशन है, पुअर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं। ठीक? ये पुअर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस यानी कि खराब मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जा रही है वो एक तरीके से सॉइल के लिए ज़िम्मेदार है। क्योंकि जहाँ वो जब खेत को प्लगिंग नहीं करनी होती फिर भी प्लो यानी कि उसको जुताई कर दी जाती है। इस तरीके से और बहुत ज़्यादा वाटर इरिगेशन किया जाता है, ओवर इरिगेशन की वजह से भी अ, इरोजन होता है। ठीक? अब टाइप्स ऑफ द इरोजन कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं? स्प्लैश इरोजन, जिसको रेन ड्रॉप मतलब जब पानी की बूंदें छोटी-छोटी गिरती रहती हैं, तब जाकर के जो थोड़ा-थोड़ा मिट्टी निकलता रहता है उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। ठीक? उसके बाद आता है सीड वाला का नंबर, इसी पे क्वेश्चन पूछा था। स्प्लैश, सीड और रेल गोली, इनको अरेंज करने के लिए कि किसमें सबसे ज़्यादा इरोजन होता है, किसमें सबसे कम इरोजन होता है। ठीक? स्प्लैश है, सीड है, रिल है और गुली है। ठीक? उसके बाद स्ट्रीम बन जाती है, ब्रॉडेड चैनल जिसको बोलते हैं। अब सीड देखो स्प्लैश हमने देख लिया, पानी की जब बूंदें ऐसे गिरती रहती है तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मिट्टी निकलता रहता है, उसको स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। ठीक? उसके बाद सीड आता है। ठीक? जब और भी ज़्यादा मतलब रेन ड्रॉप कंटिन्यू गिरने की वजह से मिट्टी की जो निकलने की जो इरोज़ होने की क्वालिटी है वो क्वांटिटी मतलब उसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक? उसकी रेट बढ़ जाती है, तब जाकर के वो कंडीशन बन जाती है सीड इरोज़न की। फिर रील आता है, जब चैनल बनने लगते हैं। ठीक? अभी तो मतलब एक ड्रॉप की वजह से एक जगह से मिट्टी निकल रही थी इस तरीके से, अभी पूरा के पूरा चैनल के फॉर्म में मिट्टी ऐसे निकल रही है। मतलब यहाँ से मिट्टी कट करके बाहर निकल गई, फिर यहाँ से कट करके इस तरीके से बाहर निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई। बीच की मिट्टी बची हुई है, बाकी ये करके कट के बाहर निकल गई। तो इसको बोलते हैं रेल, स्मॉल चैनल्स बन जाते हैं। अब गुली क्या होती है? जब बड़े चैनल बन जाते हैं, जब ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मिट्टियाँ जैसे कि चंबल का रेवाइन एरिया है, जो कि बीहड़ इलाका जिसको बोलते हैं, मिट्टी बहुत बड़े पैमाने पे कट के निकलती है, इतनी बड़े पैमाने पे कट के निकलती है कि बड़े-बड़े नहरें बन सकती हैं उसके कटाव से। तो वो होता है गोली वाला रीज़न, ठीक? उसके बाद स्ट्रीम चैनल, बैंक बेस इरोजन, ठीक? ये सबसे बड़ा होता है। तो हमको अगर स्प्लैश पता होना चाहिए, सीड पता होना चाहिए, ड्रिल पता होना चाहिए, गुली पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल ही पूछा गया था 2023 पीसीएस एग्ज़ाम में। अब प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, तो सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो ज़ाहिर-सी बात है, जो काम हो रहा है उसको उल्टा करना शुरू कर दीजिए तो प्रिवेंशन हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो अफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे पुअर तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो फिर साइंटिफिक मेथड से करना शुरू कर दीजिए, या इसमें क्या आएगा, क्रॉप रोटेशन आएगा, टेरेस फार्मिंग आएगा, ठीक? ये मेथड्स है कुछ सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। अब लार्जेस्ट सॉइल अफेक्टेड एरिया क्या है सॉइल इरोजन से? सॉल्ट अफेक्टेड एरिया। कौन-सा है? सॉल्ट्स की वज़ह से जो मिट्टी होती है वो सलाइन हो जाती है, ये भी एक इरोजन का कारण है, ठीक? मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ जाता है तो फिर वो भी एक इरोजन का ही एक मतलब उसके भी फलस्वरूप इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा सलाइन एरिया कहाँ पे? गुजरात में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक? गुजरात, यूपी, हरियाणा, पंजाब सबसे ज़्यादा सलाइन एरिया में है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक? इतनी बातें थी एग्रीकल्चर के बारे में। ये सारे के सारे हमने फैक्ट्स कवर किए, क्या-क्या देखा, तो लास्ट में हमने सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल के बारे में हो गया, फिर पशुपालन भी कर लिया, फिर रेशम के बारे में था। इसके पहले जो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जूट्स के बारे में, आलू के बारे में, मछली के प्रोडक्शन के बारे में, ये सारे के सारे फैक्ट्स देख लिए। फिर झूमिंग एग्रीकल्चर ये भी कवर कर लिया, और इसके पहले जो प्लांटेशन क्रॉप था, ठीक?
या कमर्शियल क्रॉप बोल लीजिए या फिर प्लांटेशन क्रॉप, इनको कवर कर लिया। इतने सारे क्रॉप्स थे, खासकर जो 2 इम्पोर्टेंट थे, चाय और कॉफ़ी। फिर इसके पहले जो था, वो था दाल के बारे में, पल्सेस के बारे में इतनी सारी बातें थी, वो सारे के सारे कवर कर लिए। अब उसके पहले जो था ऑयल सीड्स के बारे में, तिलहन के बारे में, ये भी सारी की सारी बातें कवर हो गई। फिर हमने देखा था उसके पहले सारे फूड क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप था, उसके बाद रबी क्रॉप था। खरीफ क्रॉप में कौन-कौन से थे? और उसमें कई सारे थे, उसमें गेहूँ इम्पोर्टेंट था, गेहूँ के कंडीशंस के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में हमने देखा। फिर इसी तरीके से चावल, जो कि एक रबी क्रॉप है, उसके प्रोडक्शन एंड कंडीशन के बारे में हमने देखा, ठीक? तो उसके पहले क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लिया, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और रिवॉल्यूशन थे, क्रांतियाँ थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ, इनको भी कवर कर लिया। और इसके पहले जो था, हमारा जो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, उसको देख लिया कि प्रोडक्शन के मामले में क्या है, इसका कंडीशन में इकोनॉमी में क्या योगदान होता है। जैसे 54%, 55% जो हमारा वर्क फोर्स है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक? तो ये सारी की सारी कुछ बातें थी। और जैसे फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में बनी थी, पंतनगर में, कहाँ है अभी? उत्तराखंड में, ठीक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एग्रीकल्चर के रिलेटेड इतनी सारी बातें थी। अभी ठीक, तो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया।